कल अपन ने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी। आज अपन एक और एंगुलर पैरामीटर पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एंगुलर एक्सिलरेशन। आज अपन पढ़ेंगे एंगुलर एक्सिलरेशन। माने एंगुलर एक्सिलरेशन, या फिर एक और टर्म इसके साथ लिख देता हूं मैं, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। एक्सिलरेशन आपने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन पूरी रिजिड बॉडी का एक्सिलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं ना, वो आज अपन देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन के साथ इसको स्टार्ट कर देता हूं, या फिर आप देखो, ये कोई भी रिजिड बॉडी ले लीजिए आप। ठीक है, क्लियर है। इसमें कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, 1 और 2, या फिर ए और बी। ये कोई भी दो पॉइंट है, ए और बी, इस रिजिड बॉडी के ऊपर, है ना। तो अभी अपन ने क्या देखा था, या अपन ने क्या पढ़ रखा है कि ए का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता रिलेटिव टू बी। वैसे तो इस डायरेक्शन में हो सकता है कि नहीं हो सकता, ए का वेलोसिटी हो सकता है। ऐसे रिजिड बॉडी को पूरी कोई चला दो आप। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बी के ऊपर अगर आप बैठ जाएं तो ए का वेलोसिटी बी की तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में क्या चेंज हो जाएगा, सेपरेशन चेंज हो जाएगा। अगर सेपरेशन चेंज हो जाता है तो रिजिड बॉडी कैसी। ठीक है, अब मान लीजिए कि अपन को एक्सिलरेशन लिखना है, इसके लिए एक्सिलरेशन लिखना है इनके लिए। ठीक है, और अब यहां पर बी के ऊपर बैठ जाएंगे तो क्या ए का एक्सिलरेशन बी की तरफ हो सकता है? आंसर है यस। ए जो है पार्टिकल, वो बी के रिस्पेक्ट में एक ही टाइप का मोशन करने के लिए अलाउड है। वो मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन। वाई? क्योंकि कोई भी और मोशन में फिर बी की तरफ इसकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि अलाउड नहीं है। तो अगर ए बी के रिस्पेक्ट में कोई किस्म का सर्कुलर मोशन कर रहा है और बी के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो बी पर अगर आप बैठे हो और कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका उस तरफ एक्सिलरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे कोई भी रिजिड बॉडी है, अगर मान लीजिए कि, मतलब अपन ऐसा तो नहीं कह सकते ना अब इस सिचुएशन में कि ए का बी की तरफ भाई एक्सिलरेशन नहीं हो सकता हो। बात समझ रहे हो? ए का बी की तरफ ए के रिस्पेक्ट में सिर्फ इसके पास ओमेगा होगा। अगर इसका बी के रिस्पेक्ट में ए के पास ओमेगा है कि नहीं, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए का एक्सिलरेशन बी की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में ए क्या कर रहा है बच्चों, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, वही फॉलिंग रॉड के एग्जांपल से, और मैं उसका डेटा ले लेता हूं। तो डेटा, ये फॉलोइंग डेटा है इसका। ये वही वॉल है और ये वही फ्लोर है, और इसके ऊपर ये वही रॉड है। इस बार मैं इस पार्टिकल को ए कह रहा हूं, और इसका एक्सिलरेशन मैं मान रहा हूं, इसका एक्सिलरेशन मैं मान लेता हूं कि ए नॉट है, या A1, या ए नॉट ही ले लो, ए नॉट है। ठीक है, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है ए नॉट। ये कलर यूज करके देखते हैं, ए नॉट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, हमको बताना है एक्सिलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमको क्या बताना है? एक्सिलरेशन ऑफ पॉइंट बी। ये वाला पॉइंट रॉड का बी है, इसका एक्सिलरेशन बताना है। रॉड का लेंथ एल है और ये एंगल थीटा है। तो वंस फॉर ऑल एक्सिलरेशन लिखना सीखते हैं। ठीक है, एक्सिलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखेंगे, और एक्सिलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी लिखेंगे। दोनों सीख लेते हैं। तो हमें निकालना है एक्सिलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो क्या हो जाएगा? एक्सिलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सिलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यही होगा बच्चों, क्योंकि ये क्या होगा, एक्सिलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सिलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सिलरेशन ऑफ ए। यही होता है। तो एक्सिलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, एक्सिलरेशन ऑफ बी, या फिर एक्सिलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सिलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये टर्म ऐसे बोलने में बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, बहुत आसान सी बात है कि ये 3 से जा रही है चीज, इसके ऊपर कोई चीज इसके रिलेटिव 2 से जा रही है, तो ग्राउंड की रिलेटिव ये कितने से जा रही है, 3 + 2 यानी 5 से। बस यही लिखा है। मान लो एक्सिलेशन बी का लिखना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में कितना है प्लस ए का खुद का कितना है, ए के रिस्पेक्ट में कितना है प्लस ए का खुद का कितना है, यही लिखना।
अच्छा, सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट करता हूं, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ए नॉट दिया ही हुआ है, ये टर्म तो ए नॉट आई है ही, प्लस एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको सोचना है पहली बार के लिए, बहुत धीरे धीरे चलेंगे। बी एक ही किस्म का मोशन करने के लिए अलाउड है ए की रिस्पेक्ट में, वो है सर्कुलर मोशन, क्योंकि इस तरफ तो चल नहीं सकता बी, अरे है कि नहीं? अगर इस तरफ बी चल जाएगा तो फिर वो सेपरेशन डिक्रीज हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में। इस एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट कर लेते हैं आइए, क्योंकि इस पे बैठना है हमको। तो ये हो जाएगा थीटा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा ए नॉट कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ए नॉट साइन थीटा। हमें क्या लिखना है? एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ बी, ऐसा नीचे। ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट बताना। एक्सीलरेशन ऑफ बी का ये एंगल वापस से थीटा हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, और इधर वाला साइन थीटा हो जाएगा, इधर वाला भी लिख देता हूं, एक्सीलरेशन ऑफ बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। हमें बात सुनना, आप ए हो, क्योंकि ये वाला पैरामीटर लिखना है एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आपको ये क्या करता हुआ दिख रहा है? सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। अगर कोई मोशन कर रहा है ना रिजिड बॉडी में, कोई पार्टिकल किसी और पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, तो वो सर्कुलर के अलावा कोई नहीं हो सकता, ध्यान रखना इसको। ये बात क्लियर है क्या? सर्कुलर के अलावा कोई मोशन नहीं पॉसिबल है। अगर रिजिड बॉडी का कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में कोई मोशन कर पा सकता है तो सर्कुलर कर सकता है, इसके अलावा क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि और सभी मोशन में फिर क्या आ जाएगा, इसका वेलोसिटी उसकी तरफ आ जाएगा, अरे है कि नहीं, जो कि अलाउड नहीं। ठीक, डन। अब देखो, इसका बी का ये एक रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो बी का एक कंपोनेंट तो ये है, और ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा है? ये। तो बी के रिस्पेक्ट में ए का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए नॉट, या फिर ए बी था ना, ये ए बी साइन थीटा था ना, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यहां लिख देता हूं थोड़ा सा ऊपर करके, दिख रहा है नहीं? तो ए बी साइन थीटा इस तरफ टूवर्ड्स ए, माइनस ए नॉट कोस थीटा, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए टूवर्ड्स ए। इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर एल। अब इसका सॉल्विंग पार्ट और बचता है बच्चों, क्या क्या बचता है? ए बी निकालना पड़ेगा, और ए बी क्या हो जाएगा? उसी प्रकार से ए नॉट कॉट थीटा हो जाएगा। क्या लिख दूं क्या? नहीं, बहुत बढ़िया। ये ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार वो कंस्ट्रेंट नहीं है, मेरे बात समझे ना? वेरी गुड। तो अब यहां से ए बी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एल। इसमें किसकी वैल्यू प्लग कर सकते हैं आप? ओमेगा स्क्वायर की, क्योंकि ओमेगा तो ओमेगा ही है, जो हमने पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल लिए हैं ओमेगा। अच्छा, एक और एक्सीलरेशन है इसके रिस्पेक्ट में, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका एक्सीलरेशन इधर है, उसका इधर है, तो ऐसे घूम रहा है ये, क्या हो जाएगा? ये ए बी कॉस थीटा प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि ये दोनों एडिटिव है इसके रिस्पेक्ट में, ये इधर एरो जाके जुड़े गई रॉड के परपेंडिकुलर, ए नॉट साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बराबर, तो वो आर अल्फा, क्या बात है, एल इंटू एल। ये जो टर्म है ये है एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इस डायरेक्शन में। ये जो टर्म है ये भी है एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इस डायरेक्शन में। अरे मेरी बात समझ रहे हो? तो हमको क्या लिखना था लास्ट में? एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस इसको भी वेक्टर फॉर्म में, इसको और इसको भी वेक्टर फॉर्म में तोड़ के अपन को पढ़ना है। अरे है कि नहीं? फिर वो बहुत बल्कि हो जाएगा, तो मैं लिखना नहीं चाहता हूं, इसको वेक्टर फॉर्म में तोड़ के बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रकार से एक्सीलरेशन लिखे जाएंगे। आप कुछ पूछ रहे थे? ओमेगा स्क्वायर एल क्या होता है बेटा? इसके रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आर ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। अरे है कि नहीं? जो टू इसके रिस्पेक्ट में अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये वाला पार्टिकल इसके रिस्पेक्ट में ऐसा मोशन कर रहा होगा सर्कुलर मोशन, क्योंकि यही मोशन करने के लिए अलाउड है वो।
इसके रिस्पेक्ट में, अरे हाँ कि नहीं, तो इसकी तरफ एक्सिलरेशन होना चाहिए, तो वो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होना चाहिए, इसको सेंटर मानते हुए। ये बात क्लियर है? तो एक्सिलरेशन का मैटर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छा बनाता है। तो एक्सिलरेशन को इस प्रकार से लिखते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो इस चैप्टर का नाम है, जिसका नाम है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स इटसेल्फ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। काइनेटिक्स मतलब ओमेगा, अल्फा, बाकी वेलोसिटी वगैरह तो हमारी पढ़ी हुई थी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो नॉर्मल होता है ट्रांसलेशन का। देखो मेरी बात सुनो, अब ये चैप्टर शानदार तरीके से यहाँ से शुरू होगा और अपन इसके रिजिड बॉडी के कॉजेज जानेंगे, मोशन के, जो कि टॉर्क वगैरह होते हैं, फोर्स तो होता ही है अपनी जगह, और टॉर्क वगैरह का टर्म्स पढ़ेंगे। उससे पहले हमको इसका एक मास का एनालॉगस पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो अपने आप में एक टॉपिक है, अपने आप में महाभारत है वो। तो अपन जो नया टॉपिक शुरू करेंगे रिजिड बॉडी के काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है? ज़्यादा हायर लेवल की और डीपर परीक्षा जैसे जेईई एडवांस, फिजिक्स ओलंपियाड, इनमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी क्वेश्चन में पार्ट होता है, उस क्वेश्चन का आपको रास्ते में निकालना पड़ता है, उसके बाद अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जेईई मेंस और नीट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद एक क्वेश्चन होता है, इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो उससे पहले, उस मैथ को करने से पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया शब्द का मतलब समझते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? मास होता है। इनर्शिया क्या रिप्रेजेंट करता है फिजिकली? इनर्शिया क्या रिप्रेजेंट करता है? हाउ हार्ड इट इज टू एक्सिलरेट समथिंग। एफ बाय एम इज एक्सिलरेशन। एम जितना ज्यादा, उसी फोर्स पे उतना कम एक्सिलरेशन। कि किसी चीज को अपनी स्थिति, तो कॉल्ड वेलोसिटी, को बदलने के लिए कितनी ज्यादा ताकत चाहिए, वो क्या होता है उसका? इनर्शिया। किसी चीज का इनर्शिया ज्यादा है तो एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन उसको देने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा दूसरे की तुलना में, है ना? इनर्शिया का मतलब ये होता है ना कि उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है वो कितना ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, वही एक्सेलरेशन। दो चीजें हैं, एक को एक्सेलरेशन देना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, दोनों का मास, एक का एम है एक का 2m है, तो एक के लिए एफ फोर्स लगाना पड़ा एम वाले के लिए, तो 2m वाले के लिए कितना पड़ेगा? 2f लगाना पड़ेगा। यानी कि ट्रांसलेट करने के लिए जो आदमी को दुख दर्द महसूस करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? जो प्रॉपर्टी करवाती है मटेरियल की, वो क्या कहलाता है? इनर्शिया। हाँ कि नहीं? नॉर्मल था, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं मैथमेटिकली? मास से, या मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो प्रॉपर्टी, हम ऐसा बोल देते हैं। अब हम इनर्शिया नहीं पढ़ रहे, अब हम पढ़ रहे हैं कि रोटेट करवाने के लिए कितना कष्ट भुगतना पड़ेगा। वो होता है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रोटेट कराने का हमारा जो दुख दर्द है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके मास पे नहीं डिपेंड करता, वो अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कोई सिलेंडर है, सिलेंडर को ऐसे ऐसे ले जाना और ऐसे ऐसे ले जाना, उसी मास के सिलेंडर को अलग तरीके का कष्ट देता है, दोनों एक्सिस से रोटेशन। किसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा। अरे क्लियर है कि नहीं? जैसे गाड़ी में, साइकिल के टायर में ऐसा है, इसको छोड़ दो यार, ताड़ियाँ क्यों लगी हुई हैं एल्यूमिनियम की ऐसे? क्योंकि एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क तो नहीं बना सकते इसको अपन, लेकिन यहाँ से पैक करते हैं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या होता है? कम। ये अपन अभी पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा मैथमेटिकली, उसको घुमाना उतना ज्यादा आसान होगा, इजियर। ये कॉन्सिक्वेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ये डिफाइन कैसे, ये आपको समझना है पहले तो, और फिर इसको अप्लाई करना है मैथमेटिकली, ठीक है? ये किस बात पे डिपेंड करता होगा? एक तो ये मास पे करता होगा, ये ओरिएंटेशन पे भी कर रहा है क्या? हाँ, अभी अभी आपको दिखाया ना कि ये जो अलग अलग कष्ट हो सकता है, अलग अलग तरीके से रोटेट करो तो चीजों को, तो ओरिएंटेशन और मास दोनों पे डिपेंड करता है, और किसी फैक्टर पे करता है कि अपन देखेंगे, ठीक है? तो ये टर्म क्या चीज होती है? सबसे पहले पॉइंट मास के लिए मैथमेटिकली ये कैसे डिफाइंड है कि ये मान लीजिए आपकी कोई एक्सिस है, और इस पॉइंट मास वाला रिजल्ट आप हमेशा याद रखेंगे। ये एक्स वाई एक्सिस है और कोई पॉइंट मास आपका यहां पे पड़ा हुआ है एम, ठीक है?
और इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस है, इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस है कुछ r, इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस है r, ये वाला जो डिस्टेंस है वो है r, ये मास है m और इसका एक्सिस से डिस्टेंस है r। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, I लेटर से डिनोट करेंगे, I हो जाएगा mr², ये हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। एक पॉइंट मास m जो किसी पर्टिकुलर एक्सिस से, जिससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यही बात क्लियर हो गई कि एक्सिस पे डिपेंड करेगा वो, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू में उसकी दूरी का स्क्वायर, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस से पूछा जाता, तो एक्स एक्सिस से इसकी दूरी क्या होगी, एक्स एक्सिस पे ये भी है, ये भी है, सारे पॉइंट एक्स एक्सिस पे है ना, ये तो कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे आप, एक्सिस से दूरी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा आई जेड जेड, तो जेड एक्सिस लिख देता हूँ, या जेड जेड डैश या कुछ भी लिख लीजिए। आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, या एक्स एक्स डैश क्या हो जाएगा, यानी एक्स एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसीलिए टेंसर है ये अलग अलग एक्सिस से अलग अलग आता है, तो क्या हो जाएगा एम एक्स एक्स, क्या मतलब ये जो भी इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई मान लीजिए, तो ये हो जाएगा एम वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है परपेंडिकुलर वाई, वाई वाई डैश क्या हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर। यानी हमको यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस, इतना ही लिखिए आप अभी तो। और किसी भी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू में, आपको ऐसा पूछा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो इसका मास m है, तो ये क्वेश्चन इनसफिशिएंट है, आपको क्या और देना पड़ेगा कि कौन सी एक्सिस से आप पूछना चाहते हो, ऐसा क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं, ऐसा जैसे यहाँ पे कोई जग होता, ठीक है, और उसका आगे की तरफ मास ज्यादा होता इस तरफ, और एक बार मैं उसको ऐसे घुमा के ऐसे रख दूं कि जग का उधर ज्यादा मास है, तो ज्यादा मास और कम मास कम दूरी पे पड़ा और ज्यादा मास ज्यादा दूरी पे पड़ा है, ये जैसे ये पेन यहाँ से मोटा है मानो, इसको एक तो यहाँ रखा हुआ है ऐसे और एक ऐसे रखा हुआ है, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा बच्चों, तो सोच के देखना, ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करना चाहिए, लेकिन पॉइंट मास में हमें ओरिएंटेशन पता नहीं चल रहा है, तो हम इसके बारे में एक दो प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि ये दूसरी तरफ भी रखा होता, किसी भी तरफ रखा होता, आर दूरी पे रखा होता इस एक्सिस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही आता, अरे हाँ कि नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा टर्म है, स्केलर के वेक्टर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्केलर है। अभी इस कोर्स के हिसाब से ये एकदम स्केलर की तरह होगा, काउची टेंसर की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये स्केलर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास जैसा ही एक स्केलर नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब देखना इसके कुछ प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, जैसे दो चीजों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं, डिस्क्रीट मासेस के, जैसे दो मासेस हैं, अभी किसका निकाला है अपन ने, एक पॉइंट मास का, तो दोनों को क्या कर देंगे, दोनों स्केलर, दो स्केलर, एक क्वांटिटी स्केलर है, उसका नेट वैल्यू चाहिए आपको, तो अलग अलग मेजर करके उसको क्या कर देते हैं अपन, एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव आता हुआ लग रहा है क्या आपको, एक ही केस में आ सकता था जब आर किसी का स्क्वायर नेगेटिव होता, मास तो वैसे ही नेगेटिव नहीं होता, अरे हाँ कि नहीं, या तो मास को नेगेटिव होना होता है क्या नेगेटिव, तो या फिर आर स्क्वायर, तो दूरी का स्क्वायर कैसे नेगेटिव होगा, है ना, तो मैग्नीट्यूड है वो, अरे हाँ कि नहीं, जैसे -3 पे पड़ा है कोऑर्डिनेट में, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस ही उसमें टर्म स्केलर टर्म है यार, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट मासेस, अलग अलग मासेस हैं कुछ, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, अलग अलग दूरियों पे पड़े हुए, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं ये एक्सिस ले लेता हूँ,
क्या है, ये एक्सिस ले लेता हूँ, ऐसा यही एक्सिस है, ठीक है। इससे है ना एक मास पड़ा हुआ है m1 और ये r1 दूरी पे पड़ा हुआ है, ठीक है। एक मास है m2 और ये r2 दूरी पे पड़ा हुआ है, दो मासेस है। डन। आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इसी एक्सिस से बताना है जो इकलौती एक्सिस बनी हुई है। तो क्या लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिपेंडेंटली प्लस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। m1 का कुछ वैल्यू होगा, r1 का कुछ वैल्यू होगा, r2 का कुछ वैल्यू होगा, m2 का कुछ वैल्यू होगा, उस हिसाब से आएगा, ये आ जाएगा कुछ। अब यहाँ पे एक चमत्कार देखिए आप इसी चित्र में, मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह पे m2 को शिफ्ट कर देता हूँ और इस दूसरे वाले मास की जगह पे, इस दूसरे वाले मास की जगह पे m1 को शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। यानी ये चित्र दोबारा बना देता हूँ आपके लिए। ये चित्र कैसा बनेगा कि ये हमारी वो एक्सिस, ठीक है, ये हमारी वो एक्सिस, ये m1 और ये m2, ये m1 आर पहले वाला हो गया, ये तो ये m2 और ये m1 और ये दूरी क्या थी r2 और ये क्या था r1। इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, मास क्या उतना ही पड़ा है उस एक्सिस से, मास तो उतना ही है ना अमाउंट में, मास तो m1 प्लस m2 मास है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, I इज इक्वल्स टू m2 r1 स्क्वायर प्लस m1 r2 स्क्वायर, क्या जाएगा, क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा जो पहले वाला आया था, नहीं, आप ऑब्वियसली वैल्यू प्लग करेंगे, इसकी वैल्यू कुछ इसकी वैल्यू कुछ, क्या वही आएगा जो पहले आया था। का मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। ये धीरे धीरे बिल्डअप करना इस टर्म को, टर्म क्या होती है वो ध्यान से समझना, आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे ये एक्सिस है, एक m मास मैंने यहाँ पे रख रखा है, एक m मास मैंने यहाँ पे m ही रखा हुआ है ना मास तो, लेकिन कहाँ पे रखा हुआ मैटर करेगा कि नहीं करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से केस में ज़्यादा आएगा, इस वाले केस में, इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाने में ज़्यादा जोर आएगा आपको, ऐसा ये टर्म कह रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घुमाने में ज़्यादा जोर आना चाहिए आपको, ऐसा हमारा अंदाज़ा है। एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाओगे ज़्यादा जोर आ जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेन फीचर है। अच्छा और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए कि ये एक्सिस है, ठीक है, और m1 यहाँ पे कोई मास है या m कोई मास है, ठीक, एक ही मास लेते हैं m, ये दूरी है कुछ r, इस m मास को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ नीचे, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आएगा, पहले क्या आएगा mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली आएगा इतना और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली आएगा m इंटू में ये दूरी क्या है r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदला क्या, नहीं बदला, तो कब नहीं बदलेगा इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो आप यहाँ पे लिखिए कि इफ ए मास is shifted parallel to itself, moment parallel to itself, हाँ मतलब parallel to the axis, moment of inertia remains
सेम। if if the mass is shifted parallel to itself या parallel to the axis, पहले जहाँ था उस लिए itself लिखना चाहता था, चलो ठीक है, parallel to the axis, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, अनचेंज्ड रहता है। ये बात आपको बहुत काम आएगी बाद में। किसी एम मास को एक पॉइंट पे रखो, इस एक्सिस से फाइंड करना था, इस एम मास को फैला दो, फैला हुआ मास कितना है एम, और सारा मास कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा। अरे मेरी बात समझे कि नहीं? अर्थ के रोटेशन की स्पीड में कोई चेंज होगा अगर अर्थ श्रिंक हो जाएगी थोड़ी सी हो? रोटेशन की तो आपको पता नहीं अभी तक, क्या आई पे फर्क पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे? हाँ, ग्लेशियर पिघल जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क पड़ेगा? क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को? ये सारे ग्लेशियर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो इधर आने इक्वेटर की तरफ आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा ना अर्थ के सेंटर के अबाउट। क्यों? क्योंकि जो मास दूर दूर पड़ा था वो क्या हो जाएगा, पास पास आ जाएगा। तो डिस्क का कम क्यों होता है अपन अभी देख लेते हैं। एक रिंग के लिए, चलो अपन कैलकुलेशन करते हैं आगे के लिए, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। क्या कह रहे हो? तो कम होएगा ना। तो आइए इसके लिए एक पहला अब मैं ना कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट लेने लग जाता हूँ। डिस्क्रीट का तो समझ गए, सबका जोड़ना है, दूरी लिखनी है, ठीक है। एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट लिख लेता हूँ। जैसे कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट में सबसे पहला लिख लेते हैं रिंग, तो लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। हम्म? जैसे सबसे पहला कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट ले लेता हूं मैं, एक रिंग, ठीक है। रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना चाहता हूं। रिंग ऐसी शेप है, ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना चाहते हैं। और देखो ये क्वेश्चन सफिशिएंट है क्या कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ? एक्सिस गिवन होनी चाहिए हमको। एक एक्सिस है हमारे पास ऐसी, जो ऐसे बोर्ड के अंदर से ऐसी जा रही है, इस एक्सिस के अबाउट जानना चाहते हैं। ज़्यादातर अगर हम 2D ऑब्जेक्ट लेंगे तो शुरू शुरू में हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे वो परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे। क्लियर? मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब इसका प्लेन ये है तो एक्सिस कैसे जाएगी, ऐसे, अंडरस्टूड मान लेंगे इसको। इस रिंग का मास मैं लेट कर लेता हूं m है, कैपिटल। अब इस रिंग पे बहुत सारे छोटे छोटे मासेस होंगे, डीएम डीएम डीएम। अरे कितने मासेस होंगे, अनंत मासेस होंगे डीएम वैल्यू के। ये डीएम मास कहां पड़ा हुआ है, या डेल एम मास कहां पड़ा हुआ है, आर दूरी पर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा किसी भी रैंडम का, डेल एम इंटू आर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर। यानी ये जो मासेस हैं, ये जो मासेस हैं, इनका अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, अलग अलग मासेस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, क्या कोई मास ऐसा है जिसकी दूरी अलग आ रही हो इससे? तो दूरी सबकी आर स्क्वायर है, तो बाहर फेंक दूं आर स्क्वायर को, क्या इंटीग्रेशन के, क्या आर स्क्वायर सभी, क्या आर जो दूरी है फंक्शन ऑफ, या फिर जो मैं कहूंगा एम इज फंक्शन ऑफ आर है क्या? नहीं है। आर का फंक्शन कहाँ है, मतलब अलग अलग आर पे अलग अलग एम थोड़ी पड़ा है, एक ही आर पे पड़ा हुआ है ना। ऐसे फंक्शन तो है ही वो, आर बराबर आर पे पड़ा हुआ है, लेकिन अलग अलग आर पे नहीं है एम। तो इस सारे डेल एम कहाँ पे है, एक ही आर पे है, तो इस आर को बाहर फेंक दूं क्या यहाँ से? तो बिल्कुल, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू में इंटीग्रल ऑफ डेल एम। इसका क्या मतलब हुआ, ये हो जाएगा डेल एम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटायरली एम, एम आर स्क्वायर। ये होता है एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर है आपको ये बात? अच्छा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात पूछता हूँ। आपको पहले का कुछ नहीं याद आंसर, जो आपने अभी सुना उस हिसाब से आंसर करने की कोशिश करना। ये वाई एक्सिस है ना? इस मैं नया डायग्राम बना के आपको पूछ लेता हूँ, ये लिख लिया ना, नया डायग्राम बना लेता हूँ, उस पर पूछ लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास वही रिंग है,
ये वही रिंग है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है, और दोनों ले लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, एक्स वाई। अब मुझे ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है बच्चों, वाई एक्सिस के अबाउट। तो मुझे बस तुम इतना बताओ अपने ज्ञान के हिसाब से, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतनी देर आया था वही आएगा क्या? उससे कम क्यों आएगा? क्योंकि आंसर याद है आपको, mr²/2। कम क्यों आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आप बताओ एक नोट, कम क्यों आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कम आएगा क्या? पहले आपको ऐसे अंदर से फीलिंग आती है कैसी? नहीं नहीं, आंसर mr²/2 है, इस बात इस वजह से नहीं, इस वजह से नहीं। आपको खुद इंटरनली लगता है क्या कि इस एक्सिस से सारा मास आर दूरी पे नहीं है? ये मास कितनी दूरी पर है इस एक्सिस से? 0। ये मास कितनी दूरी पर है? 0। सिर्फ यही मास आर दूरी पर है, बाकी सारे मासेस इस एक्सिस से आर से कम दूरी पर है। इस एक्सिस से आर से कम दूरी है क्योंकि ये दूरी आर है। तो dm/r², dm/r², dm/r² नहीं कर सकते? अलग अलग का अलग अलग आ रहा है। अरे है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इसका मतलब इस एक्सिस से जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इस एक्सिस की कंपैरिजन में कम आएगा, जो भी आएगा। तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना आएगा? हाँ। कैसे कैलकुलेट करेंगे? डीएम मास लेंगे किसी भी आर दूरी पे और उसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनना, कि ये वो रिंग है, ठीक है, जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, और ये वो एक्सिस है, डन। और ये इसका सेंटर है यहाँ पे कहीं पे। इस एक्सिस से किसी भी दूरी पर, एक्स दूरी पर ये मास ले लिया मैंने, ये क्या इस मास का और इस मास का एक्स अलग लगाएगा क्या? तो इस डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? डीएम इनटू में x², ये हो जाएगा, ठीक है। इसका अलग है, किसी चीज का फंक्शन है ये डीएम, और वो x है, हर एक का x अपना अपना x है। x को कैसे लिख सकते हैं अपन? कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? कोई तरीका अपना सकते हैं क्या? कोई पाइथागोरस लगा के, कोई r लगा के? तो देखो, मैं इस दूरी को ना r लिख लेता हूँ, ये जो सेंटर से दूरी है इसको लिख लेता हूँ मैं r, को लिख लेता हूँ मैं r। ये वाली जो दूरी है इसको लिख लेता हूँ मैं r, डन। ये है कैपिटल R, और ये एंगल ले लेता हूँ मैं थीटा। जब रिंग वगैरह होता है ना तो एंगुलर पैरामीटर की तरफ अपन को सोच के जाना चाहिए। अलग अलग थीटा है, इसका थीटा कुछ और है क्या? हाँ। अरे हाँ कि नहीं, एक्स आर, जो एक्स है, ये जो एक्स है ये थीटा का फंक्शन है क्या? बिल्कुल है। ऐसे सोच प्रक्रिया डेवलप कर रहे हैं यार अपन, है ना, कि आर इसमें कांस्टेंट चीज है, हर डीएम एक थीटा का फंक्शन है क्योंकि एंगुलर चीज है, ऐसे ऐसे करके। तो एक्स को क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में? हमको नहीं पता आंसर कैसे आएगा, वी डोंट नो एनीथिंग। हम तो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा ऐसा लिखेंगे, डन है। आगे चलिए, ये r² को बाहर फेंक दूं क्या इंटीग्रेशन से? इसका स्क्वायर r² होगा, और डेल m इनटू में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा रह जाएगा अंदर, डेल m इनटू साइन थीटा। अब क्या करें? अब क्या करें? डेल m को लिखने की कोशिश करते हैं थीटा के टर्म्स में, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? डी थीटा, और ये मास है कुछ dm, तो ये कितना हो जाएगा? पूरे एंगल 2 पाई में कितना मास है? m। डी थीटा में कितना हो जाएगा? m/2 पाई इंटू में डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा, नहीं थीटा के टर्म्स में लिख रहे हैं, आर डी थीटा 2 पाई आर आएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में r², ये इंटीग्रेशन करना अब, डन है।
इसको बहुत आसानी से बहुत छोटा भी लिख सकते हैं, पर बाद में लिखेंगे। पहले अपन जो हमें लग रहा है कि करना चाहिए वो कर लेते हैं। 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है पूरे में, 0 से लेकर 2 पाई तक में। इसके इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर याद है क्या आपको? 0 से लेकर 2 पाई तक। चलिए फिर इंटीग्रेशन करते हैं, डायरेक्ट आंसर याद नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय में 2 पाई। ठीक है, हमने जो सीखा है ना उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय में 2, ये लिख सकते हैं। ये याद है ना, इनटू में डी थीटा। ठीक है, और इसको करना है हमको इंटीग्रेट। ये फॉर्मूला याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, एम आर स्क्वायर बाय में 4 पाई। अब 1 को डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी थीटा और कोस 2 थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 2 पाई, और ये भी होगा 0 से लेकर 2 पाई। कोस थीटा का पूरे लूप में 0 से लेकर 2 पाई में इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है, ये बात याद रखना। अदरवाइज लिमिट पुट कर लेना। इसका क्या लिखोगे, साइन 2 थीटा बाय में 2 लिखोगे। देखो मैं करके दिखा देता हूं, वरना पूरी साइकिल में साइन थीटा और कोस थीटा के इंटीग्रेशन 0 होते हैं। जैसे ये देखो, डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, तो यहां पे पुट करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, माइनस इसका बोलो, देखो इसका क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाय 2, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर 2 पाई तक। साइन 2 पाई, यहां पे 2 पाई रखेंगे तो साइन 4 पाई। साइन n पाई का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 0 का 0, पाई का 0, 2 पाई का 0, 3 पाई का 0, 4 पाई का 0, और साइन 0 का 0 होता ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपका I इज इक्वल्स टू, क्या गया ये, एम आर स्क्वायर बाय 2। इसको बहुत आराम से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से अपन कर लेंगे बाद में, लेकिन आपको फील आनी चाहिए ये क्यों करी है, इतनी ज्यादा एक्सरसाइज क्यों करी है हमने। उस एक्सिस से मास जो है वो कम दूरी पे है, और कितना मास कहां पड़ा हुआ है, इनटू में उसकी दूरी का स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या है, फॉर्मूला है। ऐसा इसको समझना चाहते थे बस। कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाय 2, ठीक है। कोस bx का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन bx बाय b। डन है बच्चों, अरे समझे क्या। अब एक्स एक्सिस से निकालना होता तो क्या लिखते, क्या ये सर्कल यहां से जैसा ये मासेस दिख रहे हैं, क्या इस आदमी को भी वैसे ही दिखते हैं ये सर्कल के मासेस, इस आदमी को भी, हाँ आइडेंटिकल है ना ये रिंग एक्स वाई एक्सिस के। अच्छा एक चीज बताओ, अब ध्यान से सुन के बताना, ध्यान से सोच के बताना मुझे। एक है ना पॉइंट मास है जो आर दूरी पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर। ऐसे ऐसे पॉइंट मासेस कितने हो गए थे, सारे मिल के एम हो गए थे, सारे आर दूरी पे थे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, एम आर स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूं, एक सिचुएशन लेता हूं जिसमें मैं एक आर्क ले लेता हूं जिसकी रेडियस क्या है, आर है। ये आर्क है, इसका मास है एम और रेडियस क्या है, आर। ये पूरा सर्कल नहीं है, मेरी बात समझे, सिर्फ आर्क है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके सेंटर के अबाउट। वजह, क्योंकि सारे मासेस एम हैं मिलके और सारे ही आर दूरी पे पड़े हुए हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंडिपेंडेंट ऑफ दिस थीटा। ये थीटा का नाम भी नहीं आया इस आंसर में। एम इसका शर्त ये है कि एम इसका क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। इसका मास ही m/3 है, तो एम आर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब एक चीज बताओ, एक और, अपने पास है ना एक होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर कैसा बना होता है, ऐसा एक रिंग है, फिर इसके नीचे एक रिंग है, रिंग है, रिंग है, रिंग है, ऐसा ही तो होलो सिलेंडर बना होता है बच्चों, बहुत सारी रिंग है ना। और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अपन ने, और इस सारे का मास है m, तो क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। ये कौन सा सिलेंडर है, होलो। अरे समझ में आ रही है बात, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
सिलेंडर की एक्सिस के अबाउट, ये सिलेंडर की एक्सिस कहलाती है ना, सिलेंडर की एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, mr² हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। आइए एक और कैलकुलेशन करते हैं फॉर ए रॉड। ठीक है, इसमें भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और फिर एक डिस्क का भी कर देंगे, और फिर आप कुछ फेवरेबल फिगर्स हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिएगा। ठीक है, सबका डेरिवेशन करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब हम सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कि हम सीख जाएं कि ये mr² टर्म है क्या, बस इसलिए। ऑफ ए रॉड और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट ऑब्वियसली, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सर आप किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हो। ठीक है, वो मैं बता दूंगा अभी। तो एक रॉड बना लेते हैं, और उसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इस रॉड का हमको, ये बहुत ही थिन है, इसका थिकनेस 0 लेना है, और इसका लेंथ है L। ये रॉड है L लेंथ की, इसका मास है m। सवाल ये है किस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। तो इसके बिल्कुल सेंटर पे है, L/2 दूरी पर। ठीक है, और ऐसे जा रही, ऐसी एक्सिस है, इसका लेंथ है L, मास है m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। देखो यहाँ पे, यहां से x डिस्टेंस पे कोई मास कंसीडर कर लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, x, क्योंकि यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। तो ये लेंथ कितनी हो गई, x, और ये इसका जो खुद का वैल्यू है ये है dx। ठीक है, इसका खुद का वैल्यू क्या है, dx। इसका लेंथ क्या है, x, इस दूरी का। तो अगर x एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना होता तो आप क्या बताते, मास dm, इसका मास dm है, इसका मास कितना है dm, इनटू में इस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी जो कि क्या है x²। क्या dm को बाहर ले लूं इंटीग्रेशन के, नहीं, क्योंकि ये dm तो यहां है, अगला dm का यही x नहीं होगा। तो m मास जो जहां जहां है वो x का फंक्शन है, तो ऐसे बाहर नहीं फेंक सकते, उसको पहले फंक्शन लिखना पड़ेगा, तब इंटीग्रेशन से बाहर जाता है वो। कोई चीज है 5t² dt, तो 5 कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा। ऐसे थोड़ी है t² को अलग से कर देंगे और dt का t लिख देंगे, ऐसे थोड़ी होता है ना, क्योंकि वो फंक्शन है तो लिखना पड़ेगा। अगर ये dmx का फंक्शन है तो इसको पहले लिखो, अगर ये कांस्टेंट है तो बाहर फेंक दो। अरे है कि नहीं? तो i dm कितना हो जाएगा, m मास है l लेंथ का, यूनिट लेंथ का मास ये, इनटू में dx उसका खुद का लेंथ था, इनटू x²। इसको हमको करना है इंटीग्रेट। जो कांस्टेंट है उसको बाहर फेंक दो, इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है, m/, में l कांस्टेंट है, और x dx, x² dx, इसका हो जाएगा x³/3। और लिमिट जो पहला x लिया होगा इस रॉड पे आपने, इसको अगर आप x कह रहे हो, इसको क्या कहोगे, -x। तो पहली बार लिमिट ली होगी -L/2 से, और लास्ट में कहां गए होगे, इस x को मेजर करना। जो आपने इंटीग्रेशन में लिया होती है चीज, जैसे ये dx के साथ x लिखा हुआ है, तो उसका लिमिट पुट करते हैं, x³ 3 लगा दिया था क्या मैंने, ठीक है, -L/2 से L/2, लिमिट पुट करो जल्दी से। तो आप लिमिट पुट करके इसका आंसर चेक कीजिएगा, दिया जाएगा ml²/12। लो, ml²/12। इस आंसर को याद रखना है आपको, इस आंसर को याद रखना है, ml²/12। अच्छा, एक और सवाल पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वही रॉड है, ठीक है,
और मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर के अबाउट ना पूछ के आपको इस कोने के अबाउट पूछता, क्योंकि क्या यही आंसर निकाल देते हैं यहां से, क्योंकि यहां से निकालना है तो सारे डीएम मास कहां से लेंगे, यहीं से लेंगे। ये डीएम मास है, इसका लेंथ कितना है dx, और ये दूरी कितनी है x। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा डीएम इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, डीएम कितना है m बाय एल इंटू में dx, ऐसा। और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर l तक। इसका यहीं लिख देता हूं, यहाँ छोटे से मैं कर देता हूं m, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, वो 3 भी यहां लगा देता हूं, एक्स क्यूब मतलब l क्यूब, तो एम एल स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। ये ज्यादा है कम है उससे वाले पिछले वाले से, ज्यादा है। क्यों ज्यादा हो गया होगा, फिजिकली फील करें तो फिजिक्स की रूह तक जाके इसको फील करें, ऐसे नहीं कि सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है, हमने रट रखा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उससे है ना, उससे जो पहले वाली एक्सिस से, उससे ज्यादा दूरी मैग्नीट्यूड में l बाई 2 थी किसी भी मास की, उससे ज्यादा तो कोई दूर बैठा ही नहीं था। इससे से ज्यादा दूरी क्या है किसी भी मास की, l है, ज्यादा है बहुत, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आना चाहिए, ज्यादा। ऐसे ही किसी भी मास से ज्यादा दूरियों पे होगा अगर आपका वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं है तो, इसीलिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, मिनिमम आता है उस पर्टिकुलर प्लेन में। इसके बारे में हम बाद में और चर्चा करेंगे दोबारा, इसको एज ए थ्योरम में बात को भी लिखाऊंगा जब हम एक्सिस के बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फील करें तो मिनिमम आना चाहिए। लेकिन बात सुनिए, इस बात का कोई एक्सेप्शन है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिनिमम आना चाहिए, हाँ उस प्लेन उस एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस के अबाउट में सबसे ज्यादा उसी, सबसे कम उसी से आएगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ये भी हो रही है और ये भी हो रही है, इसके अबाउट तो अलग आ रहा है ना, इसके अबाउट सबसे कम आ रहा है एम आर स्क्वायर, तो नहीं इनके अबाउट कम आया था ना एम आर स्क्वायर बाई 2, हाँ तो इसके अबाउट और भी कम आ रहा है ना बच्चों प्यार। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में भी इस एक्सिस से, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इस एक्सिस के पैरेलल ऐसी कोई एक्सिस नहीं है ऐसे, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सिस से भी क्या आ जाए, कम आ जाए, ऐसी एक्सिस नहीं है। डन, मेरी बात समझ गए ना। तो अब हमने एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिस्क का मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। और आपको फील करना चाहिए रिंग का ज्यादा आएगा कि डिस्क का। ये देखो, ये है रिंग का ज्यादा आएगा, ये है एक डिस्क, डिस्क में बीच में मास है, डिस्क में कहा है बीच में मास है, तो ये सारा मास मिलके कितना वैल्यू बन रहा है m, तो उसमें सारा m मास r दूरी पे था, इसमें सारा m मास कुछ कुछ 0 दूरी पे है, ऐसे ऐसे है ना, r से कम दूरी पे बहुत सारे मासेस हैं भाई, एक ये लेयर है बस, जो m मास की थोड़ी ना है लेयर, लेयर कितने मास की है, बहुत ही कम मास की है, dm। तो मेरे कहने का मतलब है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आता है, और इस एक्सिस के अबाउट याद रखिएगा इस डेटा को, इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम आर स्क्वायर बाय 2, इसके अबाउट आता है एम आर स्क्वायर बाय 4, इसके अबाउट भी आता है एम आर स्क्वायर बाय 4। बाद में इनको डिराइव कर दूंगा मैं अलग से इन दूसरी एक्सिस के अबाउट, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर वाली से देख लेते हैं पहले, क्लियर है। इससे कोई भी डायमेट्रिकल एक्सिस जो इसके प्लेन में, इससे भी एम आर स्क्वायर बाय 4 है। एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा इस एक्सिस के अबाउट। अच्छा एक इंटरेस्टिंग केस करते हैं, लास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया खोजने की, ठीक है। और ये ना जेई मेन और नीट में आने लायक सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, और इसको देखिए आप, है ना, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई तो आपका दिमाग लगेगा बढ़िया इसमें।
ये है कोई वाई एक्सिस, ठीक है। मैं इन टूल्स का सहारा लेके एक्सिस बना देता हूँ और भी सुंदर आ जाएगी। ये वाई एक्सिस, हम्म ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और अपने पास है ना ये रॉड है, ये अपने पास एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। Done? और ये वाई एक्सिस से टिल्टेड है थीटा एंगल पे। ये वाई एक्सिस से कितना एंगल पे टिल्टेड है? थीटा। रॉड है, इसका डायमेंशंस दे देता हूँ। इसका लेंथ एल है, इसका मास एम है। तो ये रॉड है, थीटा एंगल वाई एक्सिस से बना रही। तुम लोगों को ढंग से बताना है कि एक्स एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जेड एक्सिस से क्या होगा, और वाई एक्सिस से क्या होगा, ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले वाई एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो एक डीएम मास लेना होता है। यहाँ पे एक डीएम मास है, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं कुछ भी कह देता हूँ आर, ठीक है। और ये जो इसके अलोंग, लेंथ के अलोंग जो डिस्टेंस है, इसको मैं कह देता हूँ एक्स। डन। तो देखो, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो इस मास की इस एक्सिस से दूरी निकालू कि ये वाली दूरी लिखूं, एक्स लिखूं कि आर लिखूं? आर। वैसे टेक्निकली आर इसको और एक्स इसको कहना चाहिए, एक्स वो है तो, पर कोई बात नहीं। क्या कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं कि इस डीएम मास का, इस डीएम का ही लिखो बस तुम तो, बाकी छोड़ो रोड को। का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिखना है तो एम आर स्क्वायर लिखूं या एम एक्स स्क्वायर लिखूं? एम आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डीएम इंटू में आर स्क्वायर। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? डीएम। डीएम, डीएम तो इसके लॉन्ग पड़ा हुआ है, तो एम बाय एल इंटू में डी एक्स लिख दूं कि डी आर लिखूं? डी एक्स, क्योंकि मास इसके लॉन्ग है ऐसे, ये डी एक्स होगा, ठीक है। ये तो हो गया डीएम इंटू में आर स्क्वायर। प्रॉब्लम है यहाँ पे यार, लिमिट एक्स में गई हुई है, आर में पैरामीटर है। तो आर को एक्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं, बस बताओ, ये बता दो। एक्स साइन थीटा आर है ना, तो आई क्या हो जाएगा? कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगी? एम बाय एल तो बाहर चला गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? चलो वो तो डिपेंड करेगा पैरामीटर क्या लाते हैं यहाँ पे। आर को क्या लिखूं? एक्स साइन थीटा, आर का स्क्वायर ये हो जाएगा इंटू में डी एक्स। साइन थीटा को इंटीग्रेशन से बाहर रखूं या वेरिएबल है वो अंदर ही रखूं? तो बाहर होएगा, क्योंकि क्योंकि वही थीटा है सभी पॉइंट, थीटा कोई अलग अलग थोड़ी है, उस डीएम मास पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है। ये डीएम मास कितने एंगल थीटा पे है? थीटा पे, वाई एक्सिस। ये थीटा 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 साइन थीटा एक ही आएगा ना, अरे जो साइन थीटा आ चुका वही आएगा। साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर चला जाएगा, और एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3, बाय 3 माइनस एल बाय 2 से, एक्स की लिमिट जानी है, एक्स इसके रॉड के अलोंग लिया था, माइनस एल बाय 2 से एल बाय 2 हो जाएगा। एक्स की लिमिट डालेंगे ना, और एक्स ऐसे लिया था ना, यहां से एक्स लिया था, ये डी एक्स लिया था, तो ये तो लिमिट सॉल्व की हुई है पहले ही। क्या हो जाएगा ये? एम एल स्क्वायर बाय, ये लिमिट मतलब ये सब कुछ सॉल्व किया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा। वाह, ये एक जनरल रिजल्ट है। तो एक्स एक्सिस से थीटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। उससे ये आंसर कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर बाय 12 कोस स्क्वायर थीटा।
तो एक्स एक्सिस से ये रिजल्ट हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 कोस स्क्वायर थीटा, और जेड एक्सिस से एम एल स्क्वायर बाय 12 भी हो जाएगा, क्योंकि जेड एक्सिस तो ये है ना बच्चों। इस रॉड को कैसे ही घुमाते रहो तुम, सारा मास डीएम ही आएगा ना, कोई साइन थीटा कोस थीटा थोड़ी आएंगे। अच्छा एक चीज मैं बोल देता हूँ, वो ये है कि अब जैसे रॉड ये पड़ी है, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, रॉड का कितना एंगल बन रहा है एक्सिस से 90, तो क्या आएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू में साइन स्क्वायर 90 विच इज 1। इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, इस एक्सिस के अबाउट जिसके अलोंग पड़ी है रॉड 0, यानी कि y वाली के अबाउट आएगा इतना, और x वाली के अबाउट आएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू में साइन 0, क्या आएगा 0, और z के अबाउट भी एम एल स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा, z के अबाउट भी कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा।